जय मां। शुभ प्रभात दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, बेहतर होंगे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक क्लास का टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें गणित की पढ़ाई की जाए। तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लिया है, बहुत सारे अध्याय को भी समझ लिया है। आज हम लोग जो पिछला अध्याय था उसी से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग उस विषय वस्तु पर पहुंचने से पहले जो पीछे पढ़े थे उसको देखते हैं कि उस अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए उस अध्याय में हमने पढ़ा था क्या, संगत असंगत प्रतिच्छेद कर रही है रेखा या नहीं, अनुपात की तुलना के माध्यम से हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा था तो रेखाएं क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद। ठीक, प्रतिच्छेद कर रही थी। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 था, तब क्या कर रही थी रेखा, तो समांतर होकर के गुजर रही। और एक अंतिम जो बन रहा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब वहां पर समपाती समपाती रेखा, यानी कि तीन प्रकार की रेखाओं की कंडीशन बन रही थी जब हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे। एक जब प्रतिच्छेद कर रहा था तो प्रतिच्छेद कर रहा था तो एक हल, ठीक, यहाँ पर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और यहाँ पर अनेक हल, यहाँ पर कितने थे, अनेक हल थे। ये तीन कंडीशन बन रहे थे। आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को ही हल करना सीखेंगे, लेकिन उसे एक अलग विधि से हल करेंगे। हमने पढ़ा था कि जब भी रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो उनको हल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। कौन सी विधियां होती है? पहला, ग्राफीय विधि, जिसके माध्यम से हमने हल करना सीख लिया है, तो हमारा ग्राफीय विधि हो रहा था। दूसरा, बीज गणितीय बीजगणितीय विधि। इस बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन भाग थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और थर्ड जो था वह ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ये है समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां। आज हमने देख चुके हैं ग्राफीय विधि को, हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे बीजगणितीय विधि के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो इसे पहले हम लोग समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन जैसा कि इसे शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, किसी दूसरे का स्थान ग्रहण करना, किसी दूसरे को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करना, उसका स्थान ग्रहण करना। क्या होगा प्रतिस्थापन का अर्थ? किसी दूसरे को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करना प्रतिस्थापन होता है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है? तो वैसी विधि जिसमें किसी चर पद को किसी दूसरे चर पद के रूप में स्थानांतरित कर उसके मान को अन्य समीकरण में रखते हुए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास अगर समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक। एक पहला और यह दूसरा। प्रतिस्थापन में क्या करना है कि किसी दूसरे को हटाना। मान लीजिए हम x का मान जो है y के रूप में लाते हैं, तो x बराबर क्या होगा, 7 माइनस वाई होगा, क्योंकि y बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसके मान में परिवर्तन होगा। फिर इस x को इस मान समीकरण में रखें, 2 इंटू 7 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 5। क्या आप देख पा रहे हैं कि x को हटा दिया, x को हटा दिया किसने, तो y ने, क्योंकि y इसके रूप में आ गया है।
तो ठीक, अब इसी विधि से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, इसके प्रश्न को हल करेंगे। 3.3 में हमारा पहला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखेंगे, उदाहरण से नहीं, सीधा चैप्टर को हम लोग हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसे हल करना है। पहला का पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दो समीकरण है। ठीक, समीकरण एक से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 14, x के रूप में रहने देते हैं और इसे y के रूप में इसका मान निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक हमारा नया समीकरण बना 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। अब इस x की जगह पर क्या मान आ गया हमारा 14 माइनस वाई, यानी दूसरा मान ले लिए 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 y और y, यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो माइनस और माइनस 2 हुआ और y माइनस का मान अधिक है, माइनस होगा बराबर 4। एक वर्ग विशेष को एक तरफ करेंगे, यह अंक है तो अंक को एक तरफ करेंगे और जो अक्षर के साथ है जो चर पद है इसे एक तरफ करेंगे। तो 14 यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और यह जो है माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2y। 14 में 4 गए 10 और बराबर 2y। जब यहाँ पर हम अगर y को लिखेंगे तो 10/2 होगा, क्यों, क्योंकि 10 और यह 2 गुना में है तो भाग में, 2 5 10, y का मान आ गया 5। फिर इस y का मान 3 में रखेंगे, समीकरण थर्ड से x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए फिर से हम इसे समझते हैं आसान। पहले दो समीकरण युग्म दिए हैं, इन समीकरणों को मैंने लिखा है, उसके बाद किसी भी समीकरण को लेंगे जो आपको सहूलियत लगे। तो समीकरण एक से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यह प्रश्न है, उसी को उतार दिए। इसके बाद या x लेंगे या y लेंगे, कोई एक लेंगे, उसको स्थिर रखेंगे और दूसरे जो चर पद है जिसका मान परिवर्तनशील हो उसे बाउंड्री लाइन के बाहर यानी बराबर की उस तरफ धकेल दें। 14 माइनस वाई हो गया, एक समीकरण हमें तीसरा प्राप्त हुआ। अब इस मान को दूसरे समीकरण में रखेंगे जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो 14 माइनस वाई एक्स की जगह पर 14 माइनस वाई, ठीक, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इतना हो गया। उसके बाद 14 माइनस और माइनस प्लस होगा, यानी एक वाई और एक वाई, 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर आगे हम जब बढ़ेंगे तो जो एक वर्ग विशेष का सदस्य है उसे एक तरफ करेंगे, यानी कि यह अंक है 14 और 4 अंक है तो इसे एक तरफ किए, और 2y जो है एक अक्षर है तो उसे एक तरफ कर दिए, 10 बराबर 2y हुआ। फिर यह 2 गुना में था तो इधर भाग में है तो 2 5 10। इस 5 को फिर किसी भी संख्या में यदि इसमें रख करके मान निकाले या इसमें, तो यह सहूलियत लग रहा था तो इसमें मान रखे और उसके बाद यह हमें प्राप्त हो। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। बाकी इसमें शेष 5 प्रश्न है, आप उन पांचों प्रश्नों को आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, हम हल करेंगे दूसरा प्रश्न। ठीक, हमारे पास समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, पहला समीकरण, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, यह हमारा दूसरा समीकरण, 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। आप पुनः समीकरण एक से इसको दो भाग में बांट देते हैं, समीकरण एक से
2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x को लिखेंगे बराबर 11 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं तो फिर से बता दे रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, यह पहला समीकरण ले लिया। उसके बाद किसी एक को शांत रखना है, तो हम x वाले को शांत रखते हैं, y वाले को इधर ढकेल देते हैं। आप y को शांत रखेंगे तो x को ढकेलना होगा। 11 माइनस 3y हो गया। उसके बाद यहाँ पर दो जो है गुना में, इसे भी भाग में लाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यह है अंक के रूप में है, तो इसे एक तरफ ढकेलेंगे। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। अब इस x को इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर इस x का मान इसमें रखेंगे 2 और x है, x की जगह पर क्या है 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यह 2 और 2 क्रॉस हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 4 और 3 7y, क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, बराबर माइनस 24। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको एक तरफ रखेंगे, इसको क्या करेंगे इधर ढकेलेंगे और इसको इधर ढकेलेंगे। 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 7y। 4 1 5 और 2 1 3 बराबर 4y। तो y का मान कितना हो गया 5। क्यों? क्योंकि 7 5 से 35, 5 हो गया। अब इस y का मान 3 में रखेंगे। y का मान 3 में रखने पर x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5 है बटा में 2। जब यहाँ पर रखेंगे आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बटा में 2, यानी x जो है x इज इक्वल टू 11, 15 में से 11 जाएगा, क्योंकि 11 से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 11 जाएगा 4 और माइनस अधिक है तो माइनस का मान बटा में 2, तो 4, अर्थात x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि m का मान ज्ञात कीजिए जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y का मान कितना है हमारा 5 और m का मान नहीं है, x का मान माइनस 2 प्लस 3। इस 3 को इधर ढकेलेंगे क्योंकि एक तरफ करना है, एक वर्ग विशेष को, बराबर माइनस 2m। 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस 2m। ठीक, 2 2 कट जाएगा एक बार में, m का मान जो होगा -1। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। नहीं फिर से समझते हैं। पहले समीकरण को लिख लेंगे, जो भी प्रश्न में दिए होंगे उन्हें लिख लेंगे। उसके बाद किसी एक समीकरण को, एक या दो किसी एक को लेंगे। उसके बाद उस समीकरण के किसी एक मान को उसी स्थान पर स्थित रखेंगे जहाँ पर वह है। ठीक है, 2x यहीं पर रख देते हैं। उसके बाद क्या बचा बराबर के चिन्ह, तो बराबर के चिन्ह के बाद शेष मान को ढकेल देंगे, यानी कि सिर्फ एक को एक तरफ करना है, बाकी सभी को एक तरफ। फिर उसके बाद x का मान निकालेंगे। इस x का मान इस x का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे जिसमें कोई छेड़छाड़ हमने नहीं किया है। तो हमने 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, तो समीकरण 2 में x का मान रख दिए। ठीक है। तो उसके बाद जो प्रोसेस था 4 और 3 7 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पर -24 था, बराबर के इस तरफ है, इस तरफ, तो 24 और 11 जोड़ जुट गया और 7y उधर ठेल दिए, तो यह माइनस में प्लस में होगा। 7 25 35y बराबर 5। फिर y का मान 3 में रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमें सहूलियत होगी, तो x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ। और दिया था प्रश्न में दिया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो m का मान ज्ञात है। तो फिर y का मान और x का मान रख दिए, उसके माध्यम से हमने m का मान निकाल दिया। m का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, तो -8। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न हैं,
जिनमें अब अक्षर में लिखे हुए सीधे समीकरण नहीं दे, इनको समीकरण के रूप में आपको ढालना होगा। चलिए तो इसे भी ढालते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा का पांचवा प्रश्न देखेंगे, जिसमें जिक्र है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिए गए। तीसरा का पांचवा भिन्न, तो माना कि भिन्न जो होगा एक्स बाई वाई के रूप में है, जहां एक्स जो है अंश है और हर जो है वाई है। ठीक, एक्स जो है अंश के रूप में है और वाई जो है हर के रूप में है। तो भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। प्रथम स्थिति ठीक, एक्स प्लस 2/y+2 इज इक्वल टू 9/11 यह बन रहा है। और दूसरी स्थिति बन रही है कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो पहले इसे हम लोग हल करेंगे। यह जो है ऊपर गुना होगा, ठीक, और यह इसके साथ गुना होगा। तो 11 से गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22। 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। यह एक हमारा पहला समीकरण बना। हमने इसे 9y को इस तरफ इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें इस रूप में लाना है, तो पहले इसको छोड़ दिए। दूसरी स्थिति को हम लोग देखेंगे। दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि जब इन दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाते हैं। एक्स प्लस 3y वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। फिर यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसके साथ इसको गुना और इसके साथ इसको गुना करेंगे। तो 6 से x 6x प्लस 36 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 5y प्लस 15 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 11x है, तो अगर इसे x के रूप में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। इसे अगर x के रूप में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 9y 4/11 होगा। इस x का मान इसमें रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, तो 6 गुने 9y माइनस 4/11 बराबर 5y माइनस 3, इतना हो गया। उसके बाद फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये ऊपर वाले के साथ गुना होगा। तो 9 छक्के 54y माइनस 6 चौके 24 बराबर 11×5 = 55y माइनस 11×3 = 33। ये 55y है, तो इसे इसी तरफ रखते हैं और इसको उधर ढकेलेंगे और यह जो है माइनस 33 इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा। 33 माइनस 24 बराबर 55y माइनस 54y। 24 और 9 33 होता है, तो 33 में 9 गया 24 और 55 में 54 गया तो 1, यानी कि सिर्फ 1। यानी हमारा y का जो मान है 9 होगा, यानी कि हर जो होगा वह 9 होगा। फिर इस हर को किसी भी समीकरण में रखेंगे, इसमें ही रखें हम लोग। तो जब हम x बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो 9 गुने 9 माइनस 4/11 99 81 माइनस 4/11 और 77 बटा में 11 11 से 77। डेट मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास है 7। ठीक है, तो हम अब उम्मीद यह करेंगे कि आप लोग बाकी जो भी शेष प्रश्न है जिसे मैंने नहीं बनाया उसे आप लोग हल कर लेंगे। चलिए इसे फिर से देखते हैं। इस प्रश्न को दिया है कि कोई भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो पहले तो हमें यह प्राप्त होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि भिन्न हमारा क्या है। तो जब कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगा नहीं तो उसे मान लेते, तो माना कि भिन्न जो होगा x/y के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं बटा के रूप में होती है वही भिन्न कहलाती है। x जो होगा मानते हैं अंश और y जो होगी हर होगी।
फिर अब पहली स्थिति के अनुसार जो प्रश्न दिया है, दोनों में 2 जोड़ते हैं। जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे तो हमारा भिन्न जो होगा वो 9/11। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा-तिरछी गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो यहाँ हमारा स्थिति पहुँचेगा 11x = 9y - 4। ये हमारा बना पहला समीकरण। दूसरी स्थिति है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए हैं। तो मैंने x के साथ 3 जोड़ा और y के साथ भी 3 जोड़ा, तो हमारा जो भिन्न प्राप्त हो रहा है यानी कि जो उसका बराबर होगा वो 5/6 होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तिरछा-तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछा-तिरछी गुना करने के बाद हमें यह स्थिति प्राप्त हुई कि 6x = 5y - 3। यह दूसरा समीकरण हुआ। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं, हल करने के लिए पहले समीकरण के से x या y किसी एक का मान निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो x का मान मैंने 9y - 4 = 11 निकाला था, वहाँ इसे रखा और उसके बाद फिर प्रोसेस वाइज हमने हल किया तो y का मान 9 प्राप्त हुआ। फिर इस 9 को x के साथ रखें तो हमारा x का मान है जो वह 7 प्राप्त हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसी प्रकार बने रहिए और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।